के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बसपा शासनकाल में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आत्मदाह करने वाले हीरो गांधी की पुण्यतिथि पर परिवार एक बार फिर गमगीन हो गया। 2008 में बसपा शासनकाल में मुलायम सिंह यादव को नजरबंद कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हीरो गांधी पहुंचे थे, जहां पर सपा यूथ ब्रिगेड की तरफ से व्यापक प्रदर्शन चल रहा था। बसपा सरकार पर दबाव बनाने और अपने मुखिया व राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव को नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए हीरो गांधी ने खुद को आग लगा ली। जब तक कार्यकर्ता कुछ समझ पाते, हीरो गांधी 90% जल चुका था। 2 दिन बाद ही अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। प्रत्येक 17 जनवरी को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हीरो गांधी के पैतृक आवास पर सपाइयों का मेला लगता है। इस बार भी पीड़ित परिवार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। हुआ था दिल्ली में 2008 में बसपा सरकार में आंदोलन चल रहा था। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को नज़रबंद कर दिया गया था। उसमें मेरे भाई रणविजय सिंह यादव हीरो ने उनके नज़रबंद किए जाने पर उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 90% सुलझ गए थे। उनकी इस आंदोलन में जान चली गई। सपा में क्या, किस पद पर हैं आप? क्या सक्रिय राजनीति में? मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं पार्टी की लगातार जो भी जिले से लेकर प्रदेश में जितने भी आंदोलन होते हैं, मैं बढ़ चढ़ के हमेशा पार्टी के हित में काम करने का साथ लगा रहता हूँ। परिवर्तन का चुनाव है इस बार, जैसे क्या उम्मीदें हैं चुनाव लड़ने को लेकर? क्या है? ऐसा है, जनता त्रस्त है, जनता परिवर्तन मांग रही है और लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरे निगाहों से देख रहे हैं। और इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं से किसी प्रकार कोई संदिग्ध नहीं है और सरकार बनने जा रही है। जनता ने यह ठान लिया है। नियमों की धज्जियां उड़ाते पट्टा संचालक एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। जालौन में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते पट्टा संचालक एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। मामला जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के बधोली खंड संख्या 5 का है, जहां पट्टा संचालक ने मोरंग में अधिक मुनाफे के चक्कर में नदी की जलधारा को ही रोक दिया। इतना ही नहीं, नदी में भारी भरकम पोकलेन मशीनों से खनन किया जा रहा है, जबकि पोकलेन मशीनों से खनन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित किया गया है। लगातार ओवरलोडिंग हो रही है, इस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, क्या कहते हैं, हम लोग जो टास्क फोर्स है जिसमें एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और माइनिंग अफसर हैं, हम टास्क फोर्स द्वारा ओवरलोडिंग विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और टास्क फोर्स सीकर भी क्या कहते हैं, हम लोग जब भी निकलते हैं तो ओवरलोड के जो भी वाहन होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसे कि पिछले महीने ही 42 लाख रुपये जो है वो ओवरलोड वाहनों से हम लोगों ने जुर्माना वसूला है। और इस महीने भी अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और 47 लाख रुपया हम लोग 15 तारीख तक वसूल सकते हैं। नहीं, विभाग निष्क्रिय नहीं है और जो भी क्या करते हैं ओवरलोडिंग के संबंध में क्या करते हैं गाइडलाइन है सरकार की, उसको पालन कराया जा रहा है। और जो भी करते हैं ओनर्स जो है ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा भी होती है और माइनिंग फी का भी जो जुर्माना होता है वो भी वसूला जाता है और जो आपके कमर्शियल टैक्स का जो जुर्माना होता है वो भी वसूला जाता है। कार्रवाई लगातार करते हैं। और आपको बता दें कि जो ओवरलोडिंग के अभियान में जो हमारी कार्रवाई है वो प्रदेश के ऊपर के क्या करते हैं जो 10 जिले चिन्हित किए जाएंगे उसमें क्या कार्रवाई कर रहा है? अवैध खनन के संबंध में लगातार एसडीएम और सीओ की टीम रात भर छापे मार के कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। मैडम, कई वीडियो भी सामने आए हैं जहां मशीनें भी चल रही हैं और एनआर से ट्रक भी निकल रहे हैं। आपके माध्यम से भी एक शिकायत संज्ञान में आई है, इसकी हमने जांच कराने के लिए आदेश दे दिए। जैसे भी स्थिति पता चलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सीधी जिले में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सीधी जिले में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सीजन 3 व 75 दिनों से चल रहे रंगमंच नाटक का 3 दिवसीय नाटक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां जिले में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में 350 से ज्यादा फिल्म दिखाई जाएंगी। साथ ही जिले के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बांका बेगा के नाटक का मंचन भी किया जाएगा।
मुंबई से लेके सीधी तक का सफ़र। आपके द्वारा पूर्व में भी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का यहाँ आयोजन किया गया है। आप मुंबई से चल के सीधी वापस आए हैं, है ना? तो क्या फिल्म फेस्टिवल यहाँ क्या है, कैसा रहेगा फिल्म फेस्टिवल और क्या क्या चीज़ें इनमें हैं? जी बिल्कुल, पहले फिल्म फेस्टिवल में मुंबई में था जब, तो अटेंड करता था। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होते थे, जागरण के और मामी फिल्म फेस्टिवल फेमस है वहाँ पे, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो लगा कि मुझे भी कराना चाहिए अपने शहर में। और फिर इसके बाद मैंने फेस्टिवल के लिए जॉब छोड़ दी। मुंबई में जॉब कर रहा था, फिर जॉब में ज़्यादा मन लगता नहीं था मेरा, इसलिए कि फिल्म मेकिंग में था, तो लगा कि खुद का कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर जॉब मैंने छोड़ी और यहाँ आ गया। और फिर यहाँ आके मैंने बात की, यहाँ पे नीरज कुंदेर हैं, अनूप भैया हैं, इन लोगों से मिलकर और काफ़ी लोग उन्हीं के साथ मिला लोगों से, तो रूपरेखा बनी कि कराया जाए फिल्म फेस्टिवल। फिर उसके लिए मैंने फिर सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया और फिर एंट्रीज़ मंगाई, तो दुनिया भर से एंट्रीज़ आई और पहले ही साल जो था बहुत गजब का रिस्पांस मिला और 350 से ऊपर फिल्में आ गई थी पहले ही फेस्टिवल में। तो उस तरह से शुरुआत हुई और पहली बार में इटली से चल के आए थे फिल्म मेकर्स और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे आए थे, असम से, बंगाल से, मुंबई से। तो काफ़ी ज़्यादा उस बार पहली बार था, उस समय कोरोना वगैरह नहीं था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। बाकी सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कोरोना का डर था, तो बाहर से काफ़ी कम लोग आए और इस बार भी फॉरेन से नहीं आ पा रहे हैं इसलिए कि फ्लाइट बैन है। बाकी उन्होंने मैसेज अपना भेजा है और इस बार सेम 350 फिल्में इस बार भी आई हैं और उसमें से जो सेलेक्टेड हैं, फाइनलिस्ट हैं, तो उनको हम यहाँ पे दिखाएंगे। और बाकी आने में भी मुंबई से हैं कुछ फिल्म मेकर्स, 2 फिल्म मेकर्स हैं मुंबई से, वो आ रहे हैं। और इसके अलावा गेस्ट जो हमने बुलाए हैं तो मुंबई से ही हैं, 4 एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और भोपाल की एक टीम है, उनकी फिल्म यहाँ पे सेलेक्ट हुई है, MP के यहाँ पे। तो वो 8 से 10 लोग आ रहे हैं, पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। इसलिए आप स्किल जो कहते हैं स्किल डेवलप करो। जब स्किल होगा कि कहीं ना कहीं, ठीक है, इनका किसी न कहीं बिजनेस होगा, छोटा ही लगातार तीसरी बार आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या आयोजन किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से लोग सम्मिलित हो रहे हैं? ये बेसिकली हमारा जो 75 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है रंगमंच को लेके, तो उसका एक तो ये पहला पड़ाव जो 4 तारीख से है, पहला पड़ाव में 4, 5, 6 इसमें हमने रंगमंच का आयोजन किया है। जो इतने दिन में पहले पड़ाव में जो हमारे कलाकार जो हैं उन्होंने जो रंगमंच के नाटक जो तैयार किए हैं उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। और 7, 8, 9 जो ये तीसरा फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, विगत 2 सालों में पहले हम कर ही चुके हैं, ये तीसरा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें दूर दराज की कई सारी फिल्में जो हैं, इंटरनेशनल फिल्में जो हैं, लघु फिल्में, सामाजिक फिल्में जो यहाँ पे पर्दे में दिखाई जाएंगी और उसमें बेस्ट फिल्म का जो नॉमिनेट की जाएगी और उसकी बेस्ट फिल्म होगा उसके एक्टर और जो डायरेक्टर हैं उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। जीवन देने वाली का अस्तित्व खतरे में है, नर्मदा नदी का जल स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है। होशंगाबाद प्रदेश की जीवन रेखा जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जल से कई बड़े शहरों का जीवन चल रहा है। अब इसका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। लोगों को जीवन देने वाली जीवनदायिनी का अस्तित्व खतरे में है। हर शहर में जहां से नर्मदा नदी होकर गुजरती है वो अब पहले की तरह उसमें जल स्तर नहीं रहा, बहुत मात्रा में जल स्तर अब कम हो गया है। लगातार गिरता जा रहा है, आने वाले समय को लेकर आपको क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला समय जो है और भयावह होगा, स्थिति और गंभीर बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ निर्माण कार्य इतने ज़्यादा हो रहे हैं नर्मदा के किनारे पर और शहर में भी, जिससे कि वाटर लेवल, पानी नीचे ज़मीन बैठते ही नहीं है और जब नहीं बैठता तो वाटर लेवल तो ऑलरेडी कम हो गई होगा। वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए, सरकार को इस तरफ बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। तो ये काम अगर होता है तो निश्चित हमारा कहीं ना कहीं कुछ लाभ होता है। दूसरी बात, हमारी रुचि जो है वो पर्यावरण की तरफ ज़्यादा नहीं जा पा रही है। हम केवल उसको फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कहीं पौधे लगाए, फ़ोटो खिंचवाई और व्हाट्सएप पे डाल दी। ये न्याय संगत नहीं लगता, हमें चिंतन करना होगा इस तरफ गंभीरता से। तीसरी बात, हमने देखा कि रेत इतनी ज़्यादा उठ गई है, उससे वाटर लेवल काफ़ी नीचे आ गया। आपको एक बात बताएं, हमारे खुद के अपने गांव में, हम नर्मदा के किनारे रहने वाले हैं, तवा के किनारे के रहने वाले हैं, इतना नीचे चला गया है, हम 10 फुट दिन भर में कुआं खोद लेते थे और पानी दे देते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम 20 फुट खोद रहे हैं, 30 फुट खोद रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहा है, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत दिक्कत में होगा। इस तरफ गंभीर रूप से चिंतन करना होगा और एक सरकार को देना चाहिए लगातार इस पर, जैसे हम साक्षरता, भारत निर्मल अभियान और इस पर काम कर रहे हैं, हमें पर्यावरण के रक्षा के संबंध में भी ऐसे अभियान शुरू करने चाहिए।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर शहर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश को प्रथम टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाने में सफलता हासिल की। जबलपुर शहर में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश को प्रथम टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाने में सफलता अर्जित की है। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के अध्यक्ष मिलन मुखर्जी, महासचिव राजकुमार यादव ने बताया कि विगत दिनों मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले के कोतमा नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे मंगल भवन परिसर में 3 दिवसीय चतुर्थ श्रेणी ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन किया गया। बेटा कहाँ खेलने गए थे आप? कोतमा। कोतमा में कहाँ पे? अनूपपुर। अनूपपुर में कौन सा कंपटीशन था, किस स्तर का था? ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप था। आपको कौन सा मेडल मिला? सर मेरे को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अच्छा, कौन कौन से खेल विधा में, मतलब क्या किए? 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। कितने इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। एक है क्योरगी, बूंसे और किक। आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा? राजकुमार सर यादव का। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप, कहाँ जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए? सर कहाँ हम सीख रही हो? कालीबाड़ी जाते हैं। अच्छा, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? सर ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अच्छा, आपको कौन सा बेल्ट मिला इस मार्शल आर्ट में? सर ब्लू बेल्ट। कैसा लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खेल के विधायक बारे में? ये खेल डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मदद करता है और अपना सेल्फ डिफेंस करने में मदद अपना नाम बताएंगे? देवनूर कौर। हाँ बेटा बताइए, आपने ये मेडल जीता है? हाँ मैंने मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल में। आप किस कैटेगरी में खेले थे? मैं सब जूनियर। आपका कौन सा मेडल लगा है? मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज लगा है। आपका नाम? अमिष्का रॉय। जी भाई साहब बताएं। विगत दिनों हमारे जबलपुर प्रेमनगर कालीबाड़ी मदन महल के मार्शल आर्ट ताइक्वांडो विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर अनूपपुर कोतमा नगर में छोटी राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल विधा में भाग लिए, जिसमें मध्य प्रदेश से 64 खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे और हमारे नगर के कम से कम 28 विद्यार्थी उसमें शामिल हुए। बहुत ही हर्ष के साथ हम सभी बच्चों को बधाई देते हैं और सूचित करते हैं, बताने के मुझे बड़ा गर्व हो रहा है अपने आप में कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने इस मार्शल आर्ट ताइक्वांडो खेल विधा में काफ़ी सारे सोने चांदी हासिल करके आए हैं। स्वर्ण पदक हमारे बच्चों ने सर्वाधिक जीते हैं और इसी के साथ रजत पदक में भी हासिल किए हैं और कुछ बच्चों ने किक और पुमसे में भी भाग लिए। ताइक्वांडो का जो ये हमारी जो विधा होता है, एक फाइट होता है और एक प्रदर्शन होता है। जी भाई साहब, आज का ये जो कार्यक्रम था, ताइक्वांडो कंपटीशन में कुछ बच्चे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अनूपपुर कोतमा ज़िले में एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो का चैंपियनशिप रखी गई थी, जिसमें जबलपुर ज़िले से जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया था उनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया और एक ट्रॉफ़ी भी जीती गई है। विभिन्न आयु वर्ग के 6 वर्ष से लेके 17-18 वर्ष तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल और कई ब्रॉन्ज मेडल जीत के जबलपुर जिले का नाम रखा। जावरा के हाथीखाना क्षेत्र में न्यू निर्माण पुलिया के पास सीसी रोड में बड़ी कमी दिखाई दी। जावरा शहर के बीचों बीच हाथीखाने में न्यू निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद भी सीसी रोड के पास एक बड़ा खांचा छोड़ा, जिसमें बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। अब तक कई लोग यहां गड्ढे में गिरे हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभाला और आज मौके पर पहुंचकर गड्ढे को अपने हाथों से तगारी फावड़े से मिट्टी और पत्थर डालकर भरना शुरू किया। इससे अधिक समय हो गया नगर पालिका द्वारा ये रोड का निर्माण किए गए,
3 महीने से इस तरह से अव्यवस्थित रोड, ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह का अव्यवस्थित रोड नगर पालिका के इंजीनियर, नगर पालिका के सीएमओ, ठेकेदारों द्वारा बनाया गया। और यहाँ पे आए दिन 3 महीने से लगातार कई लोग गिरे, जिनके गंभीर चोटें आई, जिनको रतलाम तक रेफर किया, महिलाएं और पुरुष को। बार बार कहने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन नहीं जागा। तो आज हमारे साथियों ने, जीवन नवलखा जी, कुतुबुद्दीन साहब साहब, लोकेश भाई, महबूब भाई, सभी लोगों ने मिलकर आज श्रमदान करके इन गड्ढे भरने का काम किया कि जिससे कि ये भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन की आंखें खुलें और जो कमीशन के खेल के बाद सारे काम भूल जाते हैं। ठेकेदारों से काम करवाया, इनकी निगाह जब तक रहती है, जब तक इनका जो कमीशन है, कमीशनों का जब खेल पूरा हो जाता है इनका, तो इनकी नज़रें हट जाती हैं। और कैसा निर्माण हुआ है, कितनी असुविधा हुई, इससे कोई सरोकार नहीं रहता। इस नगर पालिका प्रशासन, भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन को जगाने के लिए आज हम सब साथियों ने श्रमदान करके इन गड्ढे भरने का काम किया है। अभी अस्थायी रूप से तो आपने अपनी मेहनत करके इस गड्ढे को भर दिया, बाकी नगर पालिका से क्या मांग है आपकी कि स्थायी रूप से इसको ठीक करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा? अगर 7 दिवस का समय दिया है, अगर 7 दिवस के अंदर अगर ये गड्ढे, ये सही नाली, सही ड्रेनेज और उस जो इसका जवाबदार ठेकेदार है उस पर कार्रवाई अगर नगर पालिका नहीं करती है तो नगर पालिका का घेराव करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी नगर प्रशासन की और यहाँ के एसडीएम की होगी। अभी यहाँ पर कोई नगर पालिका से कोई अधिकारी कर्मचारी देखने के लिए आया? नगर पालिका के जवाबदार कर्मचारी यहाँ पे हैं। आज इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी बात हुई मेरी मैडम से, वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा मैं भी आके देखूंगी मौके पे। और सभी लोगों ने ये माना है कि हाँ ये गलत निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नगरीय प्रशासन के जितने भी जवाबदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और जिनको जगाने का काम आज रहवासियों के साथ मिलकर हम लोगों ने किया है। कांग्रेस और आगे भी इस तरह के रोडों को किस तरह से देखने वाली है? जहाँ जहाँ लोगों की, कांग्रेस खाली रोडों का ही नहीं, जो समस्या होगी, जन समस्या होगी, कांग्रेस पहले भी हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी। सर, आज जावर शहर के अंदर हाथीखाना जो क्षेत्र है वहाँ पर पूर्व में 3 महीने पहले निर्माण कार्य पूरा हुआ था, तो कुछ रोड से अलग हटके कुछ मिलता हुआ सीसी रोड के वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा रह गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसमें गिर रहे हैं। और कांग्रेसियों ने वहाँ पर अपने हाथ से तगारी भर करके डाली है, क्या है सही पूरा? ये अभी हमको जानकारी मिली है, तो वहाँ पर अभी टेम्पररी जो स्थल है वहाँ पर जेसीबी से उससे मिट्टी फिल करके ऐसा किया जा रहा है कि उसमें कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति निर्मित नहीं हो, और बाकी उसका बाद में उस पोर्शन को पक्का निर्माण करके और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति भविष्य में निर्मित नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा जिला ग्रामीण कान काती गांव में पहली बार ग्राम पंचायत की इमारत का नवीनीकरण किया गया। महाराष्ट्र में पहली बार बड़ी ग्राम पंचायत से निकाल के दूसरी ग्राम पंचायत बनाने में सफलता हासिल की। हिंगनघाट तहसील के आमदार समीर कुनावर और कानकाटी गांव के सरपंच बलराम रावत और पंचायत समिति समुद्रपुर के उप सभापति योगेश फूसे और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करते हुए ग्राम पंचायत बनाने में सफलता हासिल की। सर, न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज दिनांक 2/1/2022 रोजी या ग्रामपंचायतच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण होत आहे। हे लोकार्पण नसून आमचं एक स्वप्न पूर्ण आहे, कारण गेल्या 15 वर्षापासून आम्ही या सातत्याने या पंचायत समिती मार्फत, जिल्हा परिषद मार्फत आम्ही या ग्रामपंचायत करता धडपड करत आहोत आणि या गावासाठी गेल्या 35 वर्षापासून या गावाची मागणी होती, ती आज मला वाटते पूर्ण झाली आहे। कारण ही सज्ज इमारत व ही जी स्थापना झाली आहे ती खरोखरच या कानकाटी गावासाठी एक अभिमानाची बाब आहे। यासाठी मी सर्व माझे जे नेते आहे समीर भाऊ कुनावार यांचे आभार मानतो। तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी मला या ग्रामपंचायतला स्थापन करण्याकरता मदत केली त्यांचे पण मी अभिमान मानतो। व एवढे बोलून माझे सर, आपलं संपूर्ण नाव? माझे नाव योगेश रमेशराव फुसे आहे। मी या कांडरी सर्कलतील गेल्या 15 वर्षापासून 2 वेळा जिल्हा परिषद सदस्य, 1 वेळा मी व दुसऱ्यांदा माझी मिसेस, तिसऱ्यांदा येथील पंचायत समिती सदस्य म्हणून या लोकांनी मला निवडून दिला आहे। निवडून दिल्यापासून लोकांकरता कामं चालू राहतात व गावासाठी विकास कामे व लोकांसाठी योजना आणण्याचं माझं कर्तव्य पूर्ण करत असतो। न्यूज 24 आज वर्धा जिले के कांडरी सर्कल में यहाँ पे हम आ चुके हैं
यहाँ पे न्यू इमारत बनी है ग्राम पंचायत, ये कानकाटी गांव है, ये वर्धा जिले में आता है। तो यहाँ पे आज लोकार्पण है इस बिल्डिंग का, और आज लोकार्पण के दिन यहाँ पे यहाँ के जो आमदार, इस हिंगनघाट विधानसभा सर्कल के जो आमदार समीर कुन्नावार, आज इनका बर्थडे भी है, आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज लड्डू तोला किया जा रहा है, यानी तराजू में लड्डू तोला जा रहा है। ये बहुत बड़ा उत्साह यहाँ मनाया जा रहा है इस ग्राम पंचायत नवी होने के कारण। और यहाँ पे हमारे मौजूद है यहाँ के ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत के सरपंच यहाँ हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इमारत बनाने में किस किस की मदद मिली है, प्रशासन ने कितनी मदद की है, आमदार साहब ने कितनी मदद की है, इसके बारे में हम सब इनसे सारी बातें जानना चाहेंगे। तो सर, आपका न्यूज़ 24 में एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बताइए कि ये जो ग्राम पंचायत की जो इमारत बनी है अभी, तो इसमें क्या आपको परिश्रम करना पड़ा, क्या क्या मेहनत करना पड़ा, और किन किन लोगों से या प्रशासन से कितनी फंडिंग की मांग? पढ़ने की कोई उम्र नहीं, जब तक पढ़ना नहीं आता तब तक हम आपके साथ हैं। अ से अक्षर अभियान में कलेक्टर ग्राम मिंडल और कई दावत पहुंचे। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि जिले से निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा अ से अक्षर अभियान के तहत ग्राम मिंडल एवं कई दावत में असाक्षर लोगों के साथ रूबरू चर्चा की और अक्षर ज्ञान के साथ ही अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।